नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने दर्शकों के साथ जुड़ने का एक बार और मौका दिया जी। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है उस पर मोहर लगा दी है कि ये बिल्कुल सही तरीके से हो रही है, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है जो शक के दायरे में हो। लेकिन जब से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है पिछले कल, उसके बाद से आप वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसकी प्रतिक्रिया देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये ट्वीट दिखाती हूँ, ये योगेंद्र यादव का ट्वीट है। इन्होंने क्या लिखा है? खबर ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग के एसआईआर को संवैधानिक बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में भाजपा तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं। खबर ये भी है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ था, उसके कुछ हिस्से आज टूट कर गिर गए। सर, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीधे सीधे सवाल नहीं उठा रहे? नहीं, मतलब योगेंद्र यादव कहना क्या चाहते हैं? भाई, आप तो संविधान प्रेमी हैं, आपको तो हर बात में संविधान दिखाई देती है, लोकतंत्र दिखाई देता है। आप एक कह क्या रहे हैं कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भाजपा ने दिया है? आपको तो अपनी बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। और आप ये क्या कह रहे हैं? खबर यह है कि इस देश के संविधान को बचाने का शायद अंतिम स्तंभ था, उसे कुछ हिस्से आज टूट कर गिर गए। ये खबर किस चैनल से आई है भाई साहब? उस चैनल का नाम बता दीजिए। या खबरिया आप ही हैं, या आप ही भ्रम फैलाना चाहते हैं लोगों के बीच में? अपनी स्ट्रेटजी तो क्लियर करिए। अगर आप जो चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको डायरेक्टली घुमा के मत कहिए। कलरेबल बातें आप मत करिए। भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है लोकतंत्र का जो अंतिम स्तंभ था, संविधान का जो अंतिम स्तंभ था, उसे तोड़ दिया? दिस इज हाईली कंटेम्प्चुअस, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। भाई, आप इस तरह की बातें फैला करके कहना क्या चाहते हो? आप अपनी इस बात को एलैबोरेट करो, नहीं तो इस चीज के लिए माफी मांगो। ये चीज स्वीकार नहीं की जा सकती कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इस तरह से टिप्पणी करें। अगर आपको दिक्कत है तो रिव्यू डालिए, अगर आपको है तो क्यूरेटिव में जाइए, इस ऑर्डर को चैलेंज करिए। लेकिन इस तरह की बातें करके आप क्या कहना चाहते हो? भाई योगेंद्र यादव जी, इस तरह की गोलमोल बातें मत घुमाइए। आपने कहा खबर है, खबर है तो मतलब खबरिया चैनल भी होगा, कोई यूट्यूबर होगा, आप उस यूट्यूबर का नाम बताइए। लेकिन अगर आपका ये वर्ड है, योगेंद्र यादव जी अपने मुखारबिंद से यह चीज कह रहे हैं, तो भाई आप खुद जिम्मेदार होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपके चैनल पे लोग देख रहे हैं तो निश्चित ही कोई व्यक्ति चाहे तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करा सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। आपने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया है भाई, कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है संविधान की इंटरप्रिटेशन की जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको संविधान को रक्षा करने की जिम्मेदारी है, जो न्यायाधीश इस चीज की शपथ लेता है, उसको आप कह रहे हैं कि खंभा टूट के गिर गया। आप अपना चीज स्पष्ट करिए कि योगेंद्र यादव के यह शब्द हैं या किसी चैनल के हैं। अगर किसी चैनल के हैं तो उस चैनल का नाम लीजिए, किसी यूट्यूबर के नाम है तो यूट्यूबर का नाम लीजिए। लेकिन अगर आपकी बात है तो इसे खबर चला के मत कहिए, गोल गोल बातें मत घुमाइए। जो चीज स्पष्ट है उसको स्पष्ट तौर से कहिए, जिससे कि आपकी लायबिलिटी फिक्स की जा सके। जी सर, ये राहुल गांधी के साथ आजकल ज्यादा रहते हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए भी देखना चाहते हैं। इन्होंने राहुल गांधी की बात तो कही है, जब ये कह रहे हैं कि अब इस देश में भाजपा तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है कौन नहीं, तो राहुल गांधी भी तो जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं वो यही तो है। अंजू जी, पूरे 124 पेज का जजमेंट है। पूरा जजमेंट अगर पढ़ लेते तो शायद इस तरह की उटपटांग बातें नहीं करते। आपने शायद उस पैरा को नहीं पढ़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बातों को आपने कहा ना कि प्रक्रिया ही नहीं, शक्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो इलेक्शन कमीशन की शक्ति है उस पर भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और जो उसकी प्रक्रिया है उसको भी वैध ठहराया, और वैध ठहराने के साथ ही उस चीजों को इलेबोरेट किया है। कोई भी अगर रीजनेबल आदमी है तो सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों को हाईलाइट किया है उस बातों को जो है अगर आप कहें तो मानेगा हर कोई कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन ने रह रह के अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बढ़ाई है, ऐसा नहीं रिजिड था कि भाई यही डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भाई अगर नागरिकता की जांच कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता की सर्टिफिकेट बांट रहा है। भाई वो अपनी नागरिकता केवल और केवल इलेक्टोरल रोल के लिए जांच रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार की जो नागरिकता निर्धारित करने की शक्ति है उस पर कहीं किसी तरह से दखल नहीं है। अगर आपका इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं आया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नागरिकता से वंचित हो गए। आप नागरिकता के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपका उस पर जो भी फैसला नागरिकता का ट्रिब्यूनल करेगा उस पर फिर आगे कार्यवाही होगी। तो इस तरह की बातें अगर उस जजमेंट को एलेबोरेट करते तो शायद दूसरी होती, लेकिन आप एक एक चीजों को पकड़कर बैठे हैं और इस तरह की बातें जनता के बीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं एक डीप स्टेट के एजेंट की तरह। भाई
देश में लोकतंत्र ही खत्म हो गया, देश का स्तंभ टूट गया। भाई इस तरह की बातें आप किसके इशारे पर कर रहे हो, यह भी एक जांच का विषय है। भाई अचानक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आप कह दिए कि सुप्रीम कोर्ट खंडन स्तंभ पे हमला कर रही है, आप खबर चला रहे हैं। ये दोनों ही बातें मतलब कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। आपका संवैधानिक राइट है, आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप बातों को घुमा रहे हैं और इस तरह की बातें जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि अभी कुछ दिन के अंदर हो सकता है हिंदी में ही पूरा जजमेंट आ जाए और भारतीय भाषाओं में भी इलेक्शन कमीशन को इस जजमेंट को ट्रांसलेट करके डालना चाहिए अपने वेबसाइट पे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बातें अगर 124 पेज की हर भारतीय भाषा में या राष्ट्रीय जो भाषी हमारी सूची में है, अनुसूची में है, सभी भाषाओं में अगर सुप्रीम कोर्ट कर देगा तो इस तरह जैसे जो कहते हैं ना कि छपास और दिखास की बीमारी से ग्रसित लोग जिनको कोई नहीं पूछता है, इस तरह की उटपटांगे बातें बोल करके प्रासंगिक बनना चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अगर इसको सभी भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करके डाल देता है अपने पोर्टल पे, तो ऐसे बिचौलियों का रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा अंजू जी, और जनता खुद पढ़ लेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही है। तो इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह से कहें कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है या स्तंभ तोड़ा जा रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं बात को रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं बार बार, लेकिन आप इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। आपको अगर ऑर्डर से, जजमेंट से कोई दिक्कत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि आप चैलेंज कर सकते हैं, आप फिर से रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस के बारे में इनको पता होगा, क्योंकि ये तो दुग्गल साहब हैं, कभी कुछ बन जाते, कभी किसान बन जाते हैं, कभी अपना नाम सलीम बताते, तो इनको तो सब कुछ नॉलेज है। और इनको ये भी पता होगा कि इस तरह की बातें अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये कहेंगे तो ये अच्छी तरीके से नपे भी जा सकते हैं। और फिर अगर हम इस फैसले की बात करें एसआईआर पर, तो सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने साफ साफ कहा कि एसआईआर मनमाना नहीं है और चुनाव आयोग को ये प्रक्रिया चलाने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन सर, ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये तो यही कहता आया है ना कि चुनाव आयोग तो मोदी सरकार के इशारे पर चल रहा है, एसआईआर से जानबूझकर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और ये यहां तक बोलते हैं कि देखिए नाम तो उनके काटे जा रहे हैं जो इनका वोट बैंक है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया सर कि इनको कैसे पता चल जाता है कि इनके वोटरों के नाम ही कट रहे हैं। देखिए सही बात तो ये है अंजू जी ना, कि जो डीप स्टेट है अमेरिका का, या मैं ऐसे किसी देश का नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन डीप स्टेट के इशारों पर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत में भी उस तरह की गतिविधि हो जिस तरह से पड़ोस के देशों में हुई, चाहे बांग्लादेश में, चाहे नेपाल में, चाहे श्रीलंका में, चाहे पाकिस्तान में। तो इंतजार लोग कर रहे हैं, मौके की तलाश में हैं, किसी तरह से एक चिंगारी भड़काई जाए और उसके बदले हम देश के सिस्टम को किसी तरह से कोलैप्स कर पाए, और उस इशारे पे ये लोग चल रहे हैं। और यह बात देश का युवा बहुत अच्छी तरह से इन लोगों को पहचान रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, और शायद इसीलिए युवा इनकी बहकावे में नहीं आ रहा है। हर बात जो कहते हैं कि एक रीजनेबल व्यक्ति समझ सकता है, यह लोग नहीं समझ रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब वेबसाइट पे पड़ गया तो जनता अपने आप समझ जाएगी कि लोकतंत्र के स्तंभ पर हमला है कि नहीं है। आपकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है मिस्टर योगेंद्र यादव। आप जैसे बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन ज्ञान देते रह गए, लेकिन 2 बार का वो खुजलीवाल जो दिल्ली में बैठा हुआ था उसको दिल्ली की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। आपके पश्चिम बंगाल में भी संविधान खतरे में पड़ा हुआ था, लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ था, लोकतंत्र के स्तंभ पे हमला हो रहा था, लेकिन वहां की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि उसे लगा कि भाई आज ये जो लोग हैं लोकतंत्र की गवाही दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इनका असली रूप जो है यह है कि यह देश को कहीं से अस्थिर करने के मौके की तलाश में है। और वह मौका किसी भी रूप में मिल जाए, चाहे किसान आंदोलन के रूप में मिल जाए, चाहे छात्र आंदोलन के रूप में मिल जाए, चाहे एसआईआर के नाम पर मिल जाए, या फिर किसी और कोई कार्यक्रम चल रहा है। चाहे आपने नोएडा में देखा था, कांग्रेस के कुछ लोग चले गए थे शर्ट उतार करके विरोध करने के लिए, नंगे हो करके। तो ये लोग मौके की तलाश में हैं कि कहीं से कोई ऐसी घटना हो जिसके चलते जो है हमें मौका मिल जाए देश की युवाओं में एक जगह बनाने की। लेकिन बात यह है कि देश की युवा भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सोच रहा है और बाकी चीजों के बारे में सोच रहा है, न कि इनकी तरफ जो है किसी तरह से अट्रैक्ट हो रहा है। जी सर, एक और बहुत बड़े वाले पत्रकार हैं, इनका नाम राजदीप सरदेसाई है। ये भी
टीका टिप्पणियां कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इन्होंने सवाल उठाया है कि एसआईआर प्रक्रिया की जल्दबाजी के कारण जिन लाखों वैध भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची से छूट गए हैं थे, उनका क्या होगा। अदालत के उस रुख पर भी उन्होंने आपत्ति जताई जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर कोई इन चुनावों में वोट नहीं दे पाया है तो उसके अधिकार हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो जाते। अब आप सोचिए कि इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जिनके नाम छूट गए उनके पास तो ऑप्शन है ना, वो ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। कितने लोग गए सर? ये लोग जो बातें करते हैं ये क्यों नहीं लेके चले गए खुद की इसका वोट कट गया है अगर वो जेन्युइन थे? नहीं, राजदीप जी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हैं। 124 पेज पढ़ने के लिए उन्हें 24 मिनट भी नहीं लगेंगे। पूरा पढ़ लिया होता, पूरा पढ़ा नहीं है या पढ़ने का ना पढ़ने का बहाना करना चाह रहे हैं। किसको गुमराह कर रहे हो भाई? जजमेंट पढ़ो ना पूरा पेज पलट करके। वहां पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई लिमिट कर दी है कि भाई आप ट्रिब्यूनल का भी काम जो है जितने जल्दी हो सके अगले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव या जो भी स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उसके पहले ये सब चीजें निपटाइए। तो उस चीजों की बात आप नहीं करो, केवल कह रहे हो अरे भाई जिसका नाम कट गया उसका क्या होगा। अरे भाई जजमेंट में खुद लिखा है, पलट के पढ़ो ना। 124 पेज पढ़ोगे तो तब उसके जवाब मिलेंगे ना। लेकिन आपको तो एक नरेटिव गढ़ना है और उस नरेटिव गढ़ने के लिए वो प्रसिद्ध हैं और उसी नरेटिव को हवा दे रहे हैं जिसमें कि वो कहना चाह रहे हैं और वही नहीं है। पूरी एक तरह से कहें जो टुकड़े टुकड़े गैंग है या खान मार्केट गैंग है या लुटियंस जो उनके पत्रकार हैं वो सारे लोग लग गए हैं कि किसी तरह से इस चीज को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। योगेंद्र यादव के शब्द को ही मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा शब्द नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है यह न्याय संगत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बायस्ड है। लेकिन 124 पेज का जजमेंट जब आपके दर्शक पढ़ेंगे तो उनको इसका जवाब मिलेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज को इलेबोरेट किया है, फैक्ट से कनेक्ट किया है और फैक्ट से कनेक्ट करने के साथ ही उन चीजों पे भी गौर किया है कि जो एफर्ट्स इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं। तो इन सब बातों को अगर आप जनता के बीच गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपके जो हुआ करते थे, कभी एक भोंपू चैनल हुआ करता था 20 साल पहले 25 साल पहले, उसके अलावा कोई और था ही नहीं, वही जो कहता था वही समाचार होता था। आज तो भैया 400 न्यूज चैनल हैं, हजारों यूट्यूबर हैं। आपकी सच्चाई जनता के बीच आनी है, चाहे इलेक्शन कमीशन की सच्चाई हो, चाहे राजदीप सरदेसाई की हो, चाहे योगेंद्र यादव की हो। तो जनता के बीच जब सत्य जाता है तो ऐसे लोग नंगे हो जाते हैं, ऐसे लोग फिर मुंह चुराना शुरू करते हैं। जी सर, राजदीप सरदेसाई के पेट में दर्द तो इसलिए भी हो रहा होगा ना क्योंकि वो तो इसको तृणमूल कांग्रेस की हार के साथ जोड़ना चाहते हैं ना कि वहां पर वोट कट गए, लोग वोट नहीं दे पाए इसलिए ममता बनर्जी हार गई। अब उनकी पत्नी सांसद है टीएमसी से, तो इतना धर्म तो निभाना पड़ेगा ना इनको। दर्द तो इनको ये हो रहा है। देखिए, मैं पूरे जजमेंट को बड़े गंभीरता से पढ़ा हूं और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से शुरू की है कहानी को। उसमें उन्होंने बताया है कि उस समय तक व्यवस्था थी कि क्रेडिबिलिटी चेक हो वोटर्स की, ऐसे लोग वोटर ना बन जाएं जो डिजर्व नहीं करते हैं। तो जब 1935 के एक्ट में व्यवस्था थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 के सेक्शन 21 में व्यवस्था है और इस सब व्यवस्था के बावजूद आप इलेक्शन कमीशन को कटघरे में करने की कोशिश कर रहे हैं, कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन क्या है कि हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पावर अगर आज की तारीख में है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी, राष्ट्रपति से भी बड़ी, संसद भवन से भी बड़ी, सबसे बड़ी पावर अगर हमारे लोकतंत्र की है तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमारा भारत निर्वाचन आयोग है, जो हमें भारत के पास पड़ोस के देशों से अलग बनाता है। और हमारे देश में जो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं उसमें भी कहीं न कहीं रोल इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है और जिसको सैल्यूट करना चाहिए था उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे यहाँ की मतदान प्रक्रिया है, मतगणना प्रक्रिया है, सभी दूषित है, जबकि इलेक्शन कमीशन वो सारे स्टेप लेता है जिससे कि ट्रांसपेरेंट वे में चीजों को किया जा सके। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब किसी भी व्यक्ति को नीचे से लेकर के एक बूथ लेवल के एम्प्लॉई से लेकर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तक की बात मैं कर रहा हूं,
सभी लोगों की लिया जाता है, ड्यूटी पे लगाया जाता है, तो वहां पर यह देखा नहीं जाता है कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से बायस्ड है, बल्कि हमारे अधिकारियों से, कर्मचारियों के बीच के लोग होते हैं। आप बताइए ना, तृणमूल कांग्रेस इतने दिनों से सांसद सत्ता में थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए वो किसने कराया? पश्चिम बंगाल के लोगों ने कराया, पश्चिम बंगाल की सरकार में काम करने वाले लोगों ने काम किया जो है। ये बात अलग है, सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल उपलब्ध कराए गए। तो हमारे देश का जो लोकतंत्र है, यहाँ पर सब चीजें पारदर्शी तौर से होती है और शायद इसीलिए लोग व्यवस्था के साथ चलते हैं। इस तरह की अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों के साथ लोगों का समर्थन नहीं मिल पाता है। जी सर, चुनाव आयोग ने तो साफ साफ ये निर्देश भी दिया है ना कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर, यानी कि जहां पर डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए थे, ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से अगर हटाए गए हैं तो उनके नाम 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजे जाएं, यानी कि और वेरिफिकेशन किया जा सके कि सच में कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से उनके नाम छूट गए हों। तो ऑप्शंस तो दी जा रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सीधे सीधे चुनाव आयोग के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वही कह रहे हैं ना, हाफ कुक्ड फूड ये लोग सर्व कर रहे हैं। भाई, आपके नरेटिव को जो जहां तक की लाइन सूट कर रही उतनी आपने कट की, पेस्ट की, और बाकी चीजों के जजमेंट को आप चर्चा ही नहीं की। भाई, ये डिटेल ऑर्डर है, आप इसको पढ़िए ना, 4 हफ्ते के अंदर करना है सरकार को, और मैंने तो बताया कि डेडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी है। तो इन सब बातों को कहने की बजाय, देखिए, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ना है अंजू जी। ये लोग आज अप्रासंगिक हो गए, इनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई सुनता नहीं है। अपना जितना इनको ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे जितना लिखना हो लिख दें, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। सबको पता है, आज युवा पढ़ा लिखा है, उसको ये नहीं देखना है कि राजदीप सरदेसाई क्या करें, योगेंद्र यादव क्या करें, मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई करें। उसको गूगल करना है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, रिट पिटिशन नंबर सो एंड सो, पीडीएफ आ गया, पीडीएफ वो खुद पढ़ेगा, ऑपरेटिव पार्ट वो खुद पढ़ेगा, आपके भरोसे नहीं बैठा हुआ है। तो इस तरह की चीजें केवल और केवल आप अपने लोगों के लिए, या उनके कहते हैं कि रुदाली गैंग जो है उसके रोने धोने में आप सहयोग करने के लिए दे सकते हैं कि इस वीडियो को राजदीप सरदेसाई जो शेयर कर दें, योगेंद्र यादव शेयर कर दें, उसको देख करके रो लें, गा लें या कोस लें, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी, उसको आप झुठला नहीं सकते जो है। सर, 10 महीने से लगातार हर रोज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, उसके बाद 124 पन्नों की ये फैसला आता है। इस फैसले को पूरा पढ़ने की बजाय इन्होंने अपना अपना फायदा देखा। सर, वहां पर इनके बड़े बड़े वकीलों ने भी तो दलीलें दी ना, कपिल सिब्बल साहब भी तो कोर्ट में मौजूद थे, क्या वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए होंगे? अगर ये बातें योगेंद्र यादव उठा रहे हैं तो फिर उनसे पहले मशवरा कर लेते, उनसे पूछ लेते कि उन्होंने ये बातें सुप्रीम कोर्ट में उठाई या नहीं उठाई। पूरी तैयारी के साथ इन्होंने केस लड़ाया, हर रोज नए नए आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर। सर, कैसे बिहार चुनाव के दौरान प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी चुनाव आयोग के अधिकारियों के नाम ले लेकर उनको उनके पीछे पड़ने के लिए लोगों से कह रहे थे, जेनजी से कह रहे थे। आज तो उन सबकी बोलती बंद हो गई ना, लेकिन फैसला आने के बाद फिर बिलबिला रहे हैं। देखिए, आपने जिनका नाम लिया ना, उनको ही सूर्यकांत जी ने जवाब दे दिया। कहे, देखिए, जो भी बात आप कह रहे हैं ना, वो और मजबूत हो रही है, या बल्कि कमजोर नहीं हो रहा है, ये और मजबूत हो रहा है। क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी, ये सब चीजें स्टेब्लिश होने से कहीं न कहीं लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, न कि आप जो थ्रेट दे रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए थ्रेट हो रहा है, और भरी कोर्ट में उनको जवाब दे दिया गया। तो भाई, अगर कोई बात जो देश को मजबूत कर रही है, देखिए, देश की बात जैसे ही आप करेंगे तुरंत आपको भाजपा का होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। बिल्कुल। और यह कोई सीमित नहीं है कि न्यायपालिका या कार्यपालिका, आप किसी भी अंग से, अगर कोई अधिकारी भी, या इवन आप दूसरी पार्टियों में भी बैठे हैं, आप आखिर देखिए ना किस तरह से लोगों को, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोग भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश गए, चाहे शशि थरूर जी हो, मनोज तिवारी जी हुए, या हमारे बाकी लोगों ने, बोला, मैं सबका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन इन लोगों ने जाकर के जब भारत का पक्ष रखा तो इन लोगों की क्रेडिबिलिटी पर इनकी पार्टी के लोगों ने ही शक किया। भाई, क्या मैसेज आप देना चाहते हो? आपका पार्टी का कार्यकर्ता अगर देश की मजबूती के लिए जाना चाह जा रहा है, और इस पे तो आपको गर्व करना चाहिए था। उस चीज पर आपने मतलब अपने पार्टी का कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाने की बजाय उनको अपने कटघरे में खड़ा किया। तो इन सब चीजों से जो है कहीं न कहीं आप लोगों के बीच अप्रासंगिक होते चले जा रहे हैं, और इस अप्रासंगिकता के कारण ही आप एक एक जगह छूटती चली जा रही है आपके जबड़े से जो है।
और आज यह बात देखने वाली है कि पश्चिम बंगाल जहां पर मतलब 2 टेन्योर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, वहां पर ये इलेक्शन कमीशन की पावर ही रही कि लोगों ने अपना एक कहते हैं ना पीसफुल रिवॉल्यूशन किया। इसको कहा जाता है इलेक्शन कमीशन अगर कहीं पे शुद्ध तरीके से कोई काम करता है तो शांतिपूर्ण क्रांति होती है। ये शांतिपूर्ण क्रांति है जो पश्चिम बंगाल में हुआ, और आगे वह सिचुएशन अब पलट रही है अंजू जी। मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए आज जो स्थिति एक हफ्ते पहले 15 दिन पहले पश्चिम बंगाल में हुआ करती थी, आज अब वो केरल में चली जा रही है। केरल में वह टकराव सारी चीजें अब दिखने लगी है, और कहीं ना कहीं अब ऐसी स्थिति आ गई है कि केरल में भी एक ऐसी सरकार आई है जो यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम उन सभी लोगों के साथ हैं जो भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता के विरुद्ध बात करते हैं। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब कोई केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है वहां पर जाकर के दखल दिया जा रहा है और सरकार में बैठे लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो इन सब चीजों से जो आप कह रहे हैं, आपने तो खुद ही ऐसा माहौल क्रिएट किया है ना कि एक एक स्टेट कांग्रेस के हाथ से निकल रहे हैं, विपक्षी दलों के हाथ से निकल रहे हैं। और भारत में बैठा नागरिक अगर भारत के साथ खड़ा है और विपक्ष इस बात को नहीं समझ रहा है कि भाई हमें भारत की बात करनी चाहिए, क्यों आप ये सर्टिफिकेट बंटने दे रहे हैं कि जो भारत की बात करता है वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है? ये भी तो माहौल होना चाहिए। पार्टी एक्स, पार्टी वाई, पार्टी जेड का भी व्यक्ति भी तो भारत की बात करने वाला हो सकता है। और जब आप पार्टी एक्स, पार्टी वाई, पार्टी जेड भी भारत की बात करेगी तो वोट भी तो भारतीय जनता पार्टी से कट के उनको मिलेगा। तो एक तरफ तो आप बात बिल्कुल भारत को खंडित करने वाली, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इन सब से इतर जाकर के करते हैं, और फिर जब आपके प्रति जनता का झुकाव नहीं होता फिर कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज खबर चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खंडित कर रहा है, एक स्तंभ खंडित हो गया। इस तरह की बातें करने के लिए जिम्मेदार कौन है? यही लोग तो है ना जो लुटियंस में बैठे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। सर, आपने केरल की बात की, वहां पर आप सोचिए कि जो एक्स सीएम है पिनरई, उनकी बेटी की जो कंपनी है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, वहां पर छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम गई थी। उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनकी मार पिटाई की गई, कैसे गाड़ियां तोड़ी गई, पूरे के पूरे वो जो लेफ्ट का पूरा कैडर है वहां पहुंच गया। और राज्य सरकार क्या कर रही थी सर? और वो राज्य सरकार भी तो एसआईआर के तहत ही वहां चुनाव करके जीत कर आई है ना, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। वहां पर एसआईआर ठीक था, और वहां के एक मंत्री ने, कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया से हमें फायदा हुआ है, फर्जी वोटर हट गए, तभी तो वहां पर कांग्रेस वो यूडीएफ जीता। ये कांग्रेस का एक नेता कह रहा था सर। ये दोगलेपन की इंतहा नहीं है? दोगलेपन की इंतहा तो वो है कि पश्चिम बंगाल में आप मीडिया में देखा होगा, वीडियो आया था कि कांग्रेस का कार्यालय जिसको टीएमसी के लोगों ने कब्जा कर रखा था, शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां से ताला खुला है। और केरल की बात से मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि केरल में जो सरकार बनाने का मौका मिला कांग्रेस को, एक रोल मॉडल वो पेश करना चाह रही है। वो दिखाना चाह रही है कि देखो जी, हमको जहाँ पे आप सत्ता दोगे हम किस तरह से सेवा का मौका देंगे आपको। तो जो उसका एक तुष्टीकरण वाला कार्ड है, वो तुष्टीकरण वाले कार्ड पे ही चल रही है अंजू जी। मैं तो ये जो वीडियो आया कि अटैक हो रहा है ईडी के लोगों पे, पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद और वो सारी चीजें याद आने लगी कि भाई ऐसे ही तो हो रहा था ना पश्चिम बंगाल में। आज इतना बड़ा काम हो रहा है कि भाई बताइए, सारे लोग भाग भाग के बांग्लादेश बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं, डिपोर्ट किए जा रहे हैं, और कहीं कोई न दंगा हो रहा है, न फसाद हो रहा है, न कोई प्रदर्शन हो रहा है, और ना ही कोई बॉर्डर पर जा करके इनके लिए लंगर खिला रहा है बांग्लादेशियों को कि भाई तुम भागो मत, आ जाओ मेरे घर में बैठो, मेरे घर में रहो, क्यों छोड़ के जाओगे। अचानक इस तरह से बांग्लादेश और बांग्ला कहते हैं ना, पश्चिम बंगाल में माहौल ऐसे बदल क्यों गया? क्यों? क्योंकि जो एक डर का माहौल उन्होंने क्रिएट करके रखा था ममता ने, उससे लोगों को मुक्ति मिली है, और आज वही चीज हमें केरल में देखने को मिल रही है। भाई आप इस तरह से अगर चीजों को होने देंगे तो निश्चित ही अपने राज्य के साथ कहीं ना कहीं, लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। और जो निवेश होता है, जो टूरिज्म होता है, ये सारी चीजें पीसफुल एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। केरल के मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि आप
नमूना तो दिखा सकते हैं कि भाई हमको सत्ता मिली हुई है, हम बहुत बढ़िया आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं और आपके वोटर की बदौलत हम जीते हैं। लेकिन इसमें राज्य की जनता के बीच कहीं न कहीं आप गुस्से को मौका दे रहे हैं। राज्य की जनता कहीं न कहीं आपसे डिस्कनेक्ट हो रही है, और वो डिस्कनेक्ट होने का ही नतीजा था कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ, कल केरल में भी हो सकता है। कि भाई आप 5 साल पूरा आपको मिला हुआ है, आप पूरे 5 साल दिखा सकते हैं कि हम प्रो एक्स प्रो वाई कम्युनिटी के लिए हैं। लेकिन जब कल को 5 साल बाद नतीजे आएंगे, वहां पर आपको दिखेगा कि जैसे कहते हैं ना, समुद्र के किनारे आप खड़े होइए तो पानी के नीचे से बालू रेत निकलती चली जाती है और फिर आप धड़ाम से गिरने का डर पूरा होता है। तो केरल क्योंकि समुद्र के किनारे बसा है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ रेत की तरीके से कि भाई आपके नीचे से रेत निकल रही है और आप कभी भी गिर सकते हैं। तो इस तरह के चीजें जो हो रही हैं, कहीं न कहीं केरल को आपके हाथ से जाने का एक मौका दे रही हैं। आपके सामने हिमाचल भी है। आप इन सब चीजों को भूल करके इन लोगों के सुर में सुर मत मिलाइए। भाई योगेंद्र यादव क्या है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। आप तो मतलब कहते हैं ना कि राहुल गांधी जी ऐसे ऐसे लोगों के भरोसे बैठ जाते हैं। ट्वीट अब राजदीप सरदेसाई क्या है, कोई बहुत बड़े पत्रकार बन के बैठे हुए, कौन से चैनल बुलाता है, हर जगह बड़े नेताओं के सामने जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो मजाक के पात्र ही बनते हैं। आज ये भी मजाक के पात्र बन रहे। भाई आप हाफ ट्रूथ बता रहे हो, पूरे जजमेंट बताओ ना। बिल्कुल लोगों के बीच जो भ्रम पैदा करने की स्थिति कर रहे हो, इस तरह की भ्रम करने की स्थिति आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार को, जिसका एक लंबा अनुभव है, उस लंबे अनुभव का फायदा कुछ सकारात्मक सोच के साथ देना चाहिए उन्हें जो है। सर, वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे ना, पूरा का पूरा लुटेन गैंग इस वक्त जला भुना बैठा है। जिसको वो एजेंडा बनाकर चल रहे थे चुनाव आयोग के खिलाफ, वो धराशायी हो गया, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई। तो फिर सबके सब रुदाली गैंग तो बने हुए। लेकिन इनके रोने की एक और वजह भी तो है ना सर, वो जिमखाना क्लब जहां पर ये एलीट वर्ग बैठा करता था, वो भी तो छिन गया है। हाईकोर्ट में क्या हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट में यही कहा गया ना कि 5 जून तक स्वेच्छा से इनको से खाली करना है, उसके बाद जबरन कब्जा नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कानून के दायरे में संभव होगा वही किया जाएगा। और ये लोग बड़े फल फूल रहे हैं कि हमको तो छूट मिल गई, राहत मिल गई। असली वजह आपने पकड़ ली, असली वजह आपने पकड़ ली। उस बिल में पानी चला गया, अब इन सब बाहर आ गए हैं। भाई वही तो था कि कभी लेकर के आराम से बैठक होती थी, डिस्कशन होता था, सारी चीजें होती थी। दर्शक आपके मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो उस जगह पर ही जब प्रश्न चिन्ह उठ गया, तो कहते हैं ना, जब तख्त और ताज ही नहीं बचा तो क्या करेंगे बेचारे। इनके बैठने की वो जगह थी, वही तो जगह था जहां से बैठ करके सारी चीजें होती थी। और उसको मोदी जी बना क्या रहे हैं भाई, डिफेंस के लिए दे रहे हैं, सुरक्षा के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसके लिए किए। देखिए आज भारत का कद बढ़ा है अंजू जी। अगर आप देखें दिल्ली में जो कुछ चीजें हुई हैं, मैं तो बड़े माइन्यूटली इस चीज को ऑब्जर्व करता हूँ जी। भारत जब कहता था कि मैं भारत की विश्व की अर्थशक्ति बन रहा हूं, तो उस अर्थशक्ति को बनने के लिए आपके पास कुछ होना भी चाहिए। आप झोपड़ी में रह के आप अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आपको घर में कम से कम एक 4 पहिया गाड़ी या ढंग का घर, 2-4 नौकर रखने पड़ेंगे, जिससे आप बता सकें कि भाई हम कुछ हैं। तो यशो भूमि बना, बताइए, द्वारका में भारत मंडपम बना। ये सब बिल्डिंगें क्यों बनाई गई? क्योंकि भारत को जब अपनी कोई बात कहनी हो तो कम से कम ढंग का एक हॉल हो, जिसमें बैठ करके अंतर्राष्ट्रीय नेता कोई आता है तो बात हो सके, कोई सम्मेलन हो सके, कोई सेमिनार हो सके। तो इतने सारे जो काम हुए हैं, इन सब चीजों के लिए स्टेप लेने पड़ते हैं। और जब इतना कद हमारे देश का बढ़ रहा है तो दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। और अगर इसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो इनको तो कहना चाहिए था आगे बढ़ करके। अंजू, मैं तो कह रहा हूं कि इन लोगों को 4 कदम आगे बढ़ के कहना चाहिए। क्योंकि पत्रकारों की बात अगर हम छोड़ दें तो वहां बड़े बड़े सेना के रिटायर्ड ऑफिसर भी आते हैं, ब्यूरोक्रेट भी आते हैं, पॉलिटिशियन भी आते हैं। सभी लोगों को कहना चाहिए कि भाई हम तो जिंदगी भर सरकार टैक्स पेयर के पैसे पर काम किए हैं, आज मुझे पेंशन भी मिल रही है और बाकी सारी चीजें हैं, भगवान की दया से हमें कोई कमी नहीं है। अगर इस चीज को लिया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो हम सब रेडी हैं, तैयार हैं इस चीज को हैंड ओवर करने के लिए, खुशी खुशी तैयार हैं। कोई पर्सनल प्रॉपर्टी किसी अदानी अंबानी को तो दी नहीं जा रही है प्रोजेक्ट वहां डेवलप करने के लिए। तो इस पे तो खुश होना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए। तो वहां पर क्या सुनाया जा रहा है भाई, 600 लोगों को रोजगार खत्म हो जाएगा भाई। यहाँ पर कल को क्या कहते हैं कि
बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुराना क्लब है। अरे भैया पुराना, हमारा तो अप्पू घर भी था, अप्पू घर था ना, इंदिरा जी ने बनाया था ना बच्चों को खेलने के लिए, क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल बिल्डिंग बन गई, वहां पे लॉयर्स के चेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बाकी सारी बिल्डिंगें बनी हैं, उससे पार्किंग बनी है हम लॉयर्स के लिए। तो राष्ट्रीय महत्व के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जब जरूरी होती है तो उसमें लोगों को आगे बढ़कर के बोला। किसी ने तो रोड पे नहीं कहा ना कि बच्चों के अधिकार का हनन हो रहा है, बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे, अप्पू घर में काम करने वाले कहाँ जाएंगे? इन लुटियंस जोन में बैठे हुए बड़े लोगों का, एलिट क्लास का जिम खाने पर ही रोजगारी और बेरोजगारी की सारी बातें क्यों हो रही हैं? भाई सरकार ने कह दिया हम ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे। दूसरी बात रही एम्प्लॉयमेंट की, तो हमें नहीं लगता 600 लोगों को कहीं अकोमोडेट करने में भारत सरकार को कोई दिक्कत होगी। लेकिन बात यह है कि सबको चाहिए 1000-1500 में मौज मस्ती वाली एक जगह, और वह जगह छिन रही है। और कहते हैं ना, एक मोदी जी का एक चीज है कि हर बात को ऐसे तरीके से करते हैं कि फिर अगले पास बोलने का मौका नहीं मिलता। चाचा जी का मेमोरियल था, चाचा जी का ही महिमा मंडन होता था, उन्होंने कहा भाई देश के चाचा जी का ही महिमा मंडन क्यों होगा? 70 साल से बहुत सारे लोग आए हैं, देश को बनाया है लोगों ने, देश के लिए योगदान दिया है, तो खैर चाचा जी की प्रॉपर्टी क्यों रहेगी? लो जी, सारे प्रधानमंत्रियों का गुणगान यहाँ होगा। तो जो एक्सक्लूसिव लोग बैठे हुए हैं ना, उनको बड़े तेज पेट में दर्द उठ जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज बनेगी जो राष्ट्रीय महत्व की होगी, लोगों के लिए भी होगा, उससे बेनिफिट होगा आम जनता को। आजकल सबसे बड़ा दर्द लोगों को क्या है पता है? एक एलिट क्लास होता था, कभी हवाई जहाज में उड़ता था, बड़ा खुश होता था, आई एम एलिट क्लास। और जब बगल में बैठते हैं कोई हवाई चप्पल बैठा हुआ, मजदूर भी बैठा हुआ है, जा रहा है वो अपना काम करने के लिए, उनको लगता है यार अभी हवाई जहाज भी चलने लायक नहीं रहेगी। इसमें भी ये सब आ गए, कैटल क्लास आ गए सर। तो ये सब जो एलिट क्लास वाली सोच है, भाई हम लोग भी थोड़ा भगवान की दया से दाल रोटी चल रही है, ठीक ठाक बैठ रहे हैं, लेकिन आप देश के हर नागरिक के योगदान को महत्व देना चाहिए। देश में कुछ भी बन रहा है, बनाता वो लेबर ही है, वो मजदूर ही है, अनपढ़ मजदूर ही वो फ्लाईओवर भी बना रहा है, भारत मंडपम भी बना रहा है, यशोभूमि भी बना रहा है, देश की संसद भवन भी बना रहा है, अयोध्या राम मंदिर भी वही बना रहा है। इंजीनियर का ब्रेन होता है, तो भाई यू शुड नॉट बी ए थैंकलेस पर्सन। आपका जिमखाना भी किसी मजदूर ने ही बनाया होगा, किसी पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री वाले ने बैठ के वहां गारे से काम नहीं किया होगा। तो आप जब एलिट क्लास की सोच है, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए भाई, हर तरह का सम्मान है हमारे मन में, लेकिन देश के सभी नागरिकों के लिए अगर कोई चीज होती है, राष्ट्र महत्व की कोई बात होती है, तो इसमें आपको आगे बढ़ के बोलना चाहिए था। और शायद इस बात को लोग और अप्रिशिएट करते हैं अगर हमारा जो एलिट क्लास है वो इस चीज को आके कहता है कि भाई राष्ट्रीय महत्व के लिए अगर ये जरूरी है तो हम हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, भारत सरकार मांग रही है, हम दे रहे हैं। और यह कौन उनके पिताजी की प्रॉपर्टी थी भाई? ये तो अंग्रेजों ने बनाया था। और जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, तो ट्रांसफर ऑफ पावर होने के बाद हर प्रॉपर्टी जो ब्रिटिश क्राउन में थी, क्वीन में थी, वो चीज आज भारत के राष्ट्रपति की है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्णय होना चाहिए। अब भारत के राष्ट्रपति को अपनी ही प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए इनसे मुकदमा लड़ना पड़ रहा है हाई कोर्ट में। तो ये सब बातें कहीं न कहीं उन समाज को आईना दिखाती हैं कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा की बातों पर आपको कम से कम उन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए जहां पर आप सरकारी सुविधा भोगी बन के बैठे हुए हैं, यह सोच करके कि यह सस्ती चीज हमको मिल जाए। भाई सस्ती, आपको तनख्वाह तो सस्ती नहीं मिली, आपको तनख्वाह तो बहुत अच्छी मिली। भाई आप सेना में थे, आप बड़े ऑफिसर थे, आप पॉलिटिशियन थे, सांसद थे, आपको सारी चीजें मिली उस समय जो है। तो अगर आपसे कोई चीज ली जा रही है तो उसके लिए आप गुस्सा दिखाने की बजाय, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बजाय आपको भारत सरकार के फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए था। जी सर, ये आम लोगों को तो लंबे लंबे भाषण दे सकते हैं कि राष्ट्र विकास के लिए अपना घर दे दो, सड़क दे दो, लेकिन जहां पर ये खुद बैठते हैं, आरामगाह है इनकी, जहां लाखों की फीस है, 40-40 साल की वेटिंग लिस्ट है, जहां पर घुसने के लिए लोग कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो जब हाथ से जा रहा है तो कितनी दर्द हो रही है कि तुरंत पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लॉलीपॉप थमा दिया है, सरकार ने भी साफ कर दिया कि जमीन तो देनी ही पड़ेगी, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, बिल्कुल साथ में पीएम मोदी का आवास है, कोई प्रधानमंत्री का आवास है, तो उसके साथ कोई सुरक्षा के साथ किस तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती, इसीलिए वो जगह इनको खाली करनी पड़ेगी। 5 जून से पहले स्वेच्छा से कर दे या 5 जून के बाद खाली करवाई जाएगी, ये तो अब
अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है, लेकिन वो जगह खाली हो जाएगी। चलिए सर, ये लोग तो मजदूरों से परहेज करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की खूबी यही है कि जिन्होंने राम मंदिर बनाया उनके चरण धो धो के वो उनके आगे नतमस्तक होते हैं। तो यही फर्क है, जो अगर ये समझ लें तो तर जाएंगे, नहीं समझेंगे तो डूब जाएंगे। फिलहाल तो हालात यही हैं। टीका टिप्पणियां ये करते रहे सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी क्लास लगानी शुरू की तो भागे भागे माफी मांगते फिरेंगे यही योगेंद्र यादव उर्फ सलीम या फिर राजदीप सरदेसाई। इनको आदत हो गई है लोगों को भरमाने की, गुमराह करने की सर। लेकिन आप सही कह रहे हैं, देश की जनता, देश का युवा सब देख रहा है, सब खबरों को पढ़ रहा है, हर तरह की खबर को चौतरफा जांच परख रहा है कि सही क्या है, तो उनको गुमराह नहीं किया जा सकता। ये खिसियानी बिल्लियां सर खंबा तो नोचेंगी। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। मंजू जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।